आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। नमस्कार, मीनू केबल नेटवर्क सिटी चैनल में आपका स्वागत है। हम आपसे एक बार फिर उस शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं। इनसे पहले भी हमारी एक बार सिटी चैनल पर मुलाकात हुई थी। काफ़ी प्रतिभा के धनी हैं, चाहे तंत्र विद्या हो या ज्योतिष हो, ज्योतिष के भी ये ज्ञाता हैं, लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आरटीआई के बारे में इनसे जानेंगे कि कब से इन्होंने आरटीआई ज्वाइन की थी, क्या क्या आज तक इन्होंने कार्य किए हैं, कितने जो भांडे फोड़ किए हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, सिटी चैनल में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आरटीआई जब से ये शुरू हुआ था, थोड़ा ये हमारे दर्शकों को बताइए, कब से आप इसके साथ जुड़े हैं आरटीआई के? देखो, एक्ट 2005 में आया था आरटीआई को लेके। केंद्र सरकार ने एक आम आदमी के हाथ में एक बहुत बहुमूल्य, जिसको बोलते हैं अधिकार के रूप में, एक हथियार दिया कि जिसका प्रयोग करके आम आदमी अपने धन के बारे में, अपने द्वारा टैक्स के रूप में दिए गए धन के बारे में और सरकार के द्वारा किए जाए कार्य के बारे में जानकारी ले सकता था। 2005 में आम आदमी के इस अधिकार को, जैसे संसद के पास विशेषाधिकार हनन का अधिकार है, ऑफिसेज के अंदर गोपनीयता का अधिकार है सरकारी बाबुओं के पास, उसी तरीके से जो आम आदमी था उसके हाथ में सूचना का अधिकार एक बहुत बड़ा हथियार बन के साबित हुआ। और बहुत सारे इसके अंदर जो है सरकारी क्षेत्र के अंदर हुए घोटाले जो है वो बाहर निकले और देश का जो धन गलत रास्ते पर जा रहा था उसका रोकथाम हुई। 2005 में जब ये एक्ट आया उस वक्त हमें कोई इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इस पर केंद्र की कुछ संस्थाएं थी, जिसमें एक कबीर फाउंडेशन भी थी, जिसमें केजरीवाल इत्यादि, मनीष सिसोदिया इत्यादि जो है सारे शामिल थे, और हिमाचल से लवन ठाकुर जी, मंडी से देशराज जी शामिल थे। तो उन्होंने एक बार हमें मौका दिया 2007-8 में। सेमिनार लगा था वहाँ पर, जहाँ केजरीवाल वगैरह सारे आए हुए थे। उस वक्त अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। अन्ना आंदोलन, लोकपाल बिल वगैरह का जो आंदोलन था उसका भी कोई अस्तित्व नहीं था। तो मंडी में उसमें मैं, पद्मश्री श्री विजय चंबियाल जी, हम कुछ एक लोग, हितेश गर्ग जी, तो हमने ये सेमिनार अटेंड किया था। उस वक्त 2007-8 की बात है। तो मैं हैरान हुआ कि इतना ताकतवर हथियार आम आदमी के पास आ गया, और इसका अगर आम आदमी सदुपयोग करेगा तो निसंदेह बहुत सारे जो सरकारी कार्य के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें से पर्दे उठ पाएंगे, और आम आदमी जो है वो अपनी समस्याओं को लेके भी आरटीआई के रूप में उन समस्याओं से निजात पा सकता था। तो जब हम उसको लेके, मैंने चंबा में कार्यालय खोला, आरटीआई ब्यूरो। तो आरटीआई ब्यूरो कोई किसी के द्वारा खोला गया कार्यालय नहीं थे, एक हमारी संस्था थी जिस कबीर फाउंडेशन से हम जुड़े थे। स्टेट के आरटीआई के कार्य को उस वक्त लवन ठाकुर जी देखते थे और डिस्ट्रिक्ट का कार्य हमने देखना शुरू किया। तो आप हैरान होंगे हेम जी, जब हमने आरटीआई के विषय में यहाँ पर काम किया तो जो पीआईओ थे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स जो थे, अभी तक उनको भी आरटीआई के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। आम आदमियों को कहाँ सुनी थी। कार्यालय खोलने का उद्देश्य यही था कि आम आदमी इस सूचना के अधिकार का सही तरीके से, कानूनन तरीके से, किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को मूव करे, किस तरीके से उन सूचनाओं को हासिल करे जो उसके लिए वांछित थी और जो ज़रूरी थी। गैर जरूरी सूचनाओं पर ना ध्यान दे के उससे रिलेटेड सूचनाओं को जो है वो सरकार से कलेक्ट करे। तो उस कार्यालय को अवेयरनेस फैलाने के लिए हमने लोगों को अवेयर किया, उनके एप्लीकेशन 2007-8 की। हाँ जी। तो ये तो हम आपसे जानना चाहते थे कब से आप 2007 से आरटीआई के इस कार्यकर्ता जो हैं जुड़े हैं आरटीआई के साथ? आरटीआई कार्यालय, हाँ। लेकिन कुछ संदेह भी निकलता है। बहुत से लोग बातें करते हैं। अब आप बेशक बहुत गुणी, हम जानते हैं, हर क्षेत्र में आपकी पकड़ है, लेकिन कुछ लोगों का आप पे एक, जिसको कह सकते हैं, इल्ज़ाम भी है कि एक महिला से एक व्यक्ति लंबा सा टीका लगा के लोगों को ब्लैकमेल करता है और अपने आप को आरटीआई ब्यूरो कहता है। तो वो कहाँ से आरटीआई, हमने खुद सुना है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम जान, क्योंकि हमें भी एक जिज्ञासा थी कि अगर ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनके पीछे सच्चाई होगी कि एक व्यक्ति जो महिला में रहता है, अपने को आरटीआई ब्यूरो कहता है, लोगों को ब्लैकमेल करता है,
तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है? थोड़ी सी कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। देखो, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। संदेह उठते हैं, संदेह, इल्ज़ाम लगा है। हाँ, इल्ज़ाम लगना भी स्वाभाविक है। अगर आरटीआई मेरे लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है, आरटीआई पूरी जनता के लिए कानून बनाया और जनता की सुविधा के लिए एक कार्यालय खोला गया जिसको आरटीआई ब्यूरो बोला गया। और उस ब्यूरो के अंदर मैं बैठा जो लोगों की हेल्प करता था। अपने आप 10 रुपये का जो आईपीओ था वो भी हम लगाते थे। जो बीपीएल परिवार के लोगों थे उनकी भी हम हेल्प करते थे। इस रूप में हमने इस चीज़ को, कार्य को किया। तो जब ब्लैकमेल कार्यालय को किसी ने, सरकार ने खोल के थोड़ी दिया, तो कार्यालय एक फाउंडेशन से जुड़े थे हम, कबीर फाउंडेशन से, और उसके तहत हमने इस कार्य को आगे बढ़ाया उस दौरान। तो मेन बात ये है कि आरटीआई कार्यकर्ता चाहे आज आ जाए पहले था, इसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगना बड़ा स्वाभाविक सी बात है कि किसी ने सूचना मांगी, किसी ने गलत किया। जैसे नेता लोग नहीं बोलते हैं, कोई भी इल्ज़ाम लग जाए, चाहे वो बलात्कार के केस में फंसे हों, चाहे चोरी के केस में फंसे हों, उनके पास बड़ा अच्छा है कि राजनीतिक षड्यंत्र था। तो उसी तरीके से आरटीआई कार्यकर्ताओं को ये बोलना कि ये ब्लैकमेल करता है क्योंकि वो लोग चोर थे, तो हमारी सूचना जब ये मांग रहा है तो इट मीन्स ये हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, मत करो ब्लैकमेल, मत हो ब्लैकमेल। अगर आपके पास कोई ब्लैक नहीं है तो कोई मेल क्या करेगा? अगर आप सही मायने में, अगर आरटीआई कार्यकर्ता आपने सही रूप में काम किया है और वो सूचना आपको लिखित रूप में उपलब्ध है, तो आप उस सूचना को लिखित रूप में देने के लिए इस कानून के तहत बाध्य हैं। अदरवाइज जो आपके पास लिखित में सूचना नहीं है, मत दो। उसके बाद जो फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी उसके पास जाएंगे, फिर सूचना आयुक्त के पास जाएंगे, लोग वहाँ से सूचना एकत्रित करेंगे। परंतु मेन चक्कर है, इतने सालों के अंदर जो मेरे अनुभव है, आप हैरान होंगे, तो जो सूचना आयुक्त के पास हमारी अपील के रूप में लोग जाते हैं, जिसमें 25,000 तक सूचना आयुक्त जो है किसी को जुर्माना कर सकता है। तो हिमाचल के अंदर अगर आप सूचना आयुक्त में जो अपीलों का जहाँ पर निपटारा हुआ और उसमें जिन लोगों को पेनल्टी लगी, अगर पेनल्टी की आप सूचना आयुक्त से सूचना मांगे तो 0.004% बनी है ना। हज़ारों में से किसी 4 आदमी को पेनल्टी लग जाती है, तो इसलिए उनके अंदर डर और भय भी खत्म हो गया है। जो सूचना मांगी जाती थी, इतनी कई जगह अननेसेसरी सूचना मांगी जाती है कि एक सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ हो जाता है। तो आज पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपको बोलता हूं कि अगर सपोज शुरू में जब हम सूचना मांगते थे तो पूरा कार्यालय उसी काम के अंदर लग जाता था, जिसके अंदर लोगों को इससे मिलना भी होता था। सरकारी और कार्य के अंदर भी हमारा कई जगह ये कानून बाधा डाल रहा था, क्योंकि जब 2005 में इस कानून को आनन फानन लागू किया गया तो इसको कैसे लागू किया जाना था, मेरे को लगता है उसकी रूपरेखा प्रॉपर तैयार नहीं हुई। हर ऑफिस के अंदर एक रिकॉर्डिस्ट होना चाहिए और एक आरटीआई सूचना देने वाला आदमी होना चाहिए। जिस तरीके गंभीरता से आम आदमी को सूचना चाहिए और आज की डेट में जिस तरीके से लोग सूचना के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि हर कार्यालय के अंदर सूचना के एकत्रित करने के लिए एक रिकॉर्ड रूम और उस रिकॉर्ड को आगे जारी करने के लिए एक अधिकारी होना चाहिए, ताकि आम आदमी के लिए सहूलियत हो। और जो अधिकारी बाकी कामों में लगे हैं, सरकारी कामों के अंदर लगे हैं, जिसमें पब्लिक डीलिंग से लेकर कई प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर वो काम कर रहे हैं, जब 30 दिन के अंदर उनको आरटीआई के तहत बाउंड किया जाता है तो सारे के सारे काम जो है बाकी ठप हो रहे थे। तो इसलिए सरकार से आग्रह है, कानून बहुत बढ़िया है पर इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अभी बहुत सारी कमी है। और अगर वो इम्प्लीमेंटेशन और ऊपर सूचना आयुक्त के माध्यम से जो अपीलें सेटलमेंट होती हैं उसके अंदर जो उनको पेनल्टी लगने का प्रावधान है, अगर वो 90% तक चला जाता है तो तब जाके लोगों को सबक मिलेंगे और शायद सूचना का अधिकार और बलपूर्वक सशक्त पूर्वक आम आदमियों के लिए हथियार का कार्य करेगा। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो कानून बना था उसमें थोड़ा सा अगर इसमें अमेंडमेंट किया जाए तो ये बहुत बढ़िया कानून है, इससे भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक। एक बात मैं बीच में आपको बोलना चाह रहा था, जैसे आपने बोला ना कि लोग ऐसे बोलते हैं, लोग हमें भी सूचनाएं मिलती हैं, हमें भी लोग बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। होता क्या है, हम लोगों के मंतव्यों की चिंदियाँ इकट्ठे करके एक धारणा सी बना लेते हैं किसी के बारे में, किसी अधिकारी के बारे में, किसी कार्यालय के बारे में। मैंने जितनी सूचना मांगी हैं उसमें कुछ एक सूचना ऐसी थी कहीं व्यक्तिगत हो गई हों, परंतु जो सूचनाएं थी वो डिस्ट्रिक्ट चंबा के वेलफेयर के लिए थी, पंचायतों के वेलफेयर के लिए थी। जब हमने इसके ऊपर पंचायतों के अंदर होने वाले मनरेगा के कार्यों के बारे में आरटीआई से सूचनाएं विभिन्न पंचायतों के अंदर मांगी, तो मैंने बोला अगर सूचना के अधिकार का सही रूप में प्रयोग होने लगे तो कोई भी प्रावधान सुरक्षित नहीं था, क्योंकि सूचना जो मनरेगा एक्ट था उसके अंदर ही कई खामियाँ थी। उसको आप पूर्णतः लागू भी कर दे तब भी प्रधान फंसते थे
और जो प्रधान उनकी जगह आता था वो उससे पहले खाने को तैयार बैठा था, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा था। आज की डेट में मनरेगा एक्ट के अंदर कुछ एक संशोधन किए गए। अब जैसे आपकी हाजिरी लग रही है, अब कल को ऑनलाइन हाजिरी लगाने का भी प्रावधान है। आपका जब कहीं पर काम हो रहा है, प्रोटेक्शन वर्क का काम है, तो उसके पहले उस जगह को आपकी जियो टैग किया जाएगा, फिर उसमें जो मटेरियल लगेगा उसको फ्रीज किया जाएगा, फिर आपने मटेरियल जो है वो किसी सरकारी दुकान से खरीदना है और लेबर की पेमेंट उसके खाते में जाएगी। तो आज की डेट में जो ऊपर से एक्ट कंट्रोल्ड हुआ, उसकी कंट्रोलिंग प्रॉपर होगी, उसकी लीकेजेस बंद होगी, तो मनरेगा सही रूप से कार्य करने लग पड़ा है। बहुत सारी कमियां अभी तक और भी सिस्टम में थी। हमने देखा कि सिस्टम में कमियों का फ़ायदा जो है उसका नुकसान आम लोगों को हो रहा है और फ़ायदा सिस्टम उठाता है। जी देखिए स्वामी जी, ठीक है, सरकार ने ये कानून बना दिया। थोड़ा सा कई बार ऐसा देखने में आया है कि कई लोग खुन्नस में आरटीआई निकलवा लेते हैं। मेरा काम नहीं हुआ, मैं नहीं छड़ना तिजो, मैं आरटीआई कढ़ानी तेरी, दिखदा में तिजो। ये दिखदा में तिजो जहाँ पे आता है ना, वो तो एक समाज के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ऊपर दूसरी तरफ जहाँ ऑफिस में कोई जो कार्यालय में कर्मचारी बैठते हैं उनके लिए टेंशन होती है, उनको अपना पुराना रिकॉर्ड निकालना पड़ता है। लेकिन कई बार देखने में आया कि अंत में मिलता कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो इस तरह की जो आरटीआई जो खुन्नस में ली जाती हैं, जिनके पीछे कोई भी मकसद सिर्फ बदले का होता है, तो इस तरह का कोई आरटीआई लेता है तो उस आरटीआई कार्यकर्ता के ऊपर भी कोई किसी तरह का कोई ऐसा एक्शन होने की संभावना है कि उस पर लग सकता कानून है कोई? देखिए जी, पहले तो बात है कि आरटीआई कार्यकर्ता आप पीएम, मैं भी हूँ, और जो पीआईओ है, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है, वो भी आरटीआई कार्यकर्ता है। आरटीआई किसी के ऐसा नहीं है कि मैं ही बोलूँ मैं इसका दुरुपयोग करूँ, दूसरा भी दुरुपयोग कर सकता है। होता क्या है कि खामियां पहले सिस्टम के अंदर थी और जो चीज़ें रह गई थी 2005 के बाद वो सिस्टम चलता रहा। अभी तक लोगों को आरटीआई के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, तो सिस्टम में लीकेज होती रही। अब देखो धीरे धीरे मैं बोलता हूँ पंचायतों के अंदर ये चीज़ें कम हो रही हैं, फॉरेस्ट के अंदर हो रही है, हर विभाग के अंदर इन चीज़ों को। अब सुप्रीम कोर्ट, अब जैसे अपॉइंटमेंट होती है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है देयर शुड बी ए ट्रांसपेरेंसी एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। तो अब रिक्रूटमेंट के अंदर भी नंबर निर्धारित हो गए हैं। बहुत सारी स्टेटों में क्लास 3 और क्लास 4 के लिए इंटरव्यू रखे ही नहीं गए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर है, जब ऐसे भ्रष्टाचार आरटीआई के माध्यम से सामने आए तो सरकार को उसको रोकने के लिए कोई ना कोई और सख्त कानून बना के लाना पड़ा। अब पंचायतों में कैसे होता था शुरू में, मैं आपको बताऊं, अभी बड़े पहले की बात है, जब शुरू में ये चीज़ें चली थी तो हमने एक आरटीआई लगाई। मेरे पास सूचना आई कि सुनारा पंचायत है कोई यहाँ पर, वहाँ पर ऐसा गवर्न बड़ा हुआ है। तो हमने सूचना मांगी कि बताया जाए कि एक पुन्ना से द्रोपना, हाँ, वहाँ से एक सूचना जब इकट्ठी होकर मेरे पास आई तो उसमें मैं देखा एक दिसंबर के अंदर एक रोड का निर्माण हुआ था, सड़क निर्माण द्रोबी से पुन्ना, 4,95,000 उसमें खर्च हुए। अब दोबारा मत्था ठनका, जब आगे देखा कि फरवरी में फिर काम हो रहा है, सड़क निर्माण पहले से द्रोबी से पुन्ना, फिर तब पुन्ना से द्रोबी, पहले जाने के लिए सड़क बनी बिना। मैंने कहा ये तो, हमने जब वहाँ पर इंक्वायरी कराई, ब्लॉक द्वारा गठित हुई, तो ना पुन्ना से द्रोबी था, ना द्रोबी से पुन्ना था। अब स्वाभाविक तौर पर क्या था कि शुरू में पेमेंट सीधे लोगों के खाते में जाती थी, पंचायतों में धड़ाधड़ पैसा आया, सरकार ने फेंक दिया, करोड़ों रुपए पंचायत में आया, और उसको, हाँ, अर्थव्यवस्था में जरूर वो पैसा आया, पर पंचायतों में उसका काम 10% नहीं हुआ। आज भी 10% अगर कोई खाता होगा, 90% काम जो है आज की डेट में हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ, हमारे मेला में काम हुए, धूड़े के बूटे से लेकर धम्मड़ के बूटे तक सड़क। अब आप ढूंढो धूड़े का बूटा कहाँ और धम्मड़ का बूटा कहाँ है। तो बोले तो कमियाँ थी, कैसे कैसे चीज़ें चलती थी, ग्राम सभा को पता नहीं था कैसे काम करवाने हैं, कैसे काम। तो हमने जब काम किया तो हमने दंडात्मक रूप में काम नहीं किया, किसी को दंड देने की वृत्ति हम में हो, हम दंड दे भी नहीं सकते, हम भी गलत हो सकते। हमने सिस्टम को सुधारने के लिए मैंने खुद किताबें ला के ना पीआईओ को सूचना के अधिकार के बारे में, कई पीआईओ जो मेरे मित्र थे उनको बोला इस तरीके से सूचना दो, ये किताबें हैं, और मैंने अपनी किताबें ला के उनको बांटी हैं। इसका मतलब था कि आम आदमी के लिए भी सुगम हो और अधिकारियों के लिए सुगम हो। अगर आप इसी चीज़ को लेके चलते हैं सिर्फ कि मैंने किसी आदमी को प्रताड़ित करना है, हाँ, कोई आपके सामने गलत कर रहा है, आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर मेरा चाचा है, चाहे भतीजा है, चाहे आपका रिलेटिव है कोई, आपके अंदर जब आप आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं तो आपके अंदर एक निष्पक्ष जो निर्णायक है वो बैठा होना चाहिए। उसने ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने ऊपर भी अगर ऐसा कोई कार्य होगा तो उसके लिए भी मैं अपने आप को तैयार रखूँगा। आप हैरान होंगे
कि मैं इतने सालों से आरटीआई कार्यालय के अंदर काम, मेरे को बोलते हैं लोग ब्लैकमेल, ईडी से लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेकर एनआईए से लेकर हर चीज़ की जांच हो चुकी है। आप हैरान होंगे मीनू भाई, हिम भाई, मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं है, जानबूझ के नहीं रखा ना 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 ना, मेरा पैन नंबर ही नहीं है सर। मैं कहाँ से, क्यों नहीं बनाया आपने? सुनो ना, मेरे नाम की 1 रुपये प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी 1 रुपये की इनकम नहीं है। मैं अपने पापा के दिए हुए एक ना बार आपके सामने ज़मीन पर सोता हूँ। देखो मैं आपको सच बोलता हूँ, मेरे को आप जैसे मित्र हैं जो कपड़े देते हैं, मेरे बहुत सारे शिष्य हैं जो पूजा स्थल से जुड़े हैं, मेरे पास अंदर कम से कम 50 जोड़े जूते के होंगे, पता नहीं कोई 250 कुर्ते पजामे होंगे, पता नहीं क्या कुछ लोग दे के जाते हैं, मैं उनको पहन लेता हूँ। मेरे अपना खर्चा ही कोई नहीं है, मैं किस पर खर्च करूं? और दूसरी बात है ना, मैं सच बोल रहा हूं, ईमानदार कोई भी आदमी, इसकी जांच हुई है बकायदा, मेरे नाम पर एक विश्वा भूमि का टुकड़ा नहीं है, ना मेरे नाम पर गाड़ी है, ना मेरे नाम पर स्कूटी है, मैं अपने पास कुछ नहीं। क्यों? जब मैं आरटीआई के ऊपर काम करने लगा भाई जी, शिष्य के घरों में रहने वाले लोग ना दूसरे के घरों पत्थर नहीं फेंका करते, तो हमने पहले अपने आप को क्लीन किया। मैं दूध का दूल्हा नहीं हूँ, पहले भी दूध के दूल्हे नहीं थे हम, ऐसे मौके मिलते हैं, परंतु हम अपने आप को हमेशा चेंज करने की काबिलियत रखते हैं और अपने दोषों को, गुण दोषों को स्वयं देखते हैं। और जो आदमी ऐसा बोलते हैं ना, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवाए, उसको आंगन में कुटी छवा बना के दो, क्योंकि निंदा करने वाला आदमी कहीं ना कहीं आपको स्टडी करता है, इसलिए आपकी निंदा करता है, और कभी ना कभी जब वो आपको जान लेता है तो आपसे प्रभावित भी होता है। तो इसलिए मैं निंदक आदमी जो है उनको भी कभी ऐसा इस दृष्टि से नहीं देखता हूँ कि वो आदमी गलत बोल रहे हैं। हाँ, कोई व्यक्तिगत आक्षेप करेगा मेरे परिवार को लेकर, मेरे घर को लेकर, मेरी पूजा पद्धतियों को लेकर, तो उससे स्वाभाविक तौर पर थोड़ी नाराज़गी एक इंसान होने के नाते मैं जाहिर करता हूं कि उसको ताकि समझ आए कि हम भी इंसान हैं। और कई जगह ऐसा नहीं है, कुछ लोग अगर गालियाँ निकालते हैं तो मैं स्वामी हूँ तो मेरे को गालियाँ निकालनी नहीं आती। गाली और मवालियों का मेरे पास शब्दकोश है, बहुत बड़ा शब्दकोश, ऐसी डिक्शनरी है सुन ही नहीं पाएंगे कई लोग। अभी एक की हुई है परेड, कोई है मुच्छो जैसा बड़ा एक, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी, गऊ हमारी माता है तो गऊ खाने को आए तो मैंने उसको डंडा नहीं मारना है। धर्म में माता है पर खाने की परमिशन उसको नहीं दी जाएगी, मारने की परमिशन उसको नहीं दी जाएगी। एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप आरटीआई के जुड़े थे, आरटीआई कार्यकर्ता बने थे, पहली आरटीआई आपने कौन सी ली थी और अब तक कितने केसेस में डील कर चुके हैं और कितनों को आपने जो है सज़ा दिलाई है? देखिए कि रेशो बताइए। सुनो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सज़ा तो मेरा उद्देश्य ही कभी नहीं रहा। पेनल्टी कितनों को दिलाई? पेनल्टी भी मेरा उद्देश्य नहीं रहा। मेरा उद्देश्य है उसको सजग करना है। जो लापरवाह था, अपने कार्य के प्रति कोताही बरत रहा था, उसको हमने वार्निंग दी, देख मिस्टर तेरी ये गलतियाँ हैं। आप चाहते हैं कि मैं वहाँ तक शिमला तक जाऊँ, मैं भी नहीं चाहता हूँ किसी को दौड़ाने के लिए मेरे को भी दौड़ना पड़े। तू शिमला के लिए भागेगा, मेरा अहंकार है, मैंने तेरे को भगाया है, परंतु तेरे को भगाने के लिए मेरे को भी उतना भागना पड़ा है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि हमारा उद्देश्य है कि समाज के अंदर, अब ये अधिकारी भी तो आरटीआई कार्यकर्ता है, इनके भी बाल बच्चे ये भी काम कर रहे हैं। हम इनको बोलते हैं कि देखो भाई ये सूचना का अधिकार आम बंदा के पास पहुँच चुका है, अगर इस कार्य के अंदर आपने गलती की तो स्वाभाविक तौर पर है सूचना आयुक्त से तो आपको 25,000 जुर्माना होगा, परंतु जब ये केस विजिलेंस के पास चले जाएगा, जब हम कोर्ट में चले जाएंगे, जब FIR दर्ज करा देंगे तो आपके परिवार के लिए और आपके लिए क्लेश होगा। इसलिए इन चीज़ों को बंद करो और आने वाले समय के लिए सुधर जाओ। अगर आपने गलती की है, हमने, आप देखेंगे मेरे रजिस्टर भरे हुए हैं, इतनी सूचनाएं मांगी है और इतना ज़्यादा उसको उजागर किया हमने, मैं हज़ारों में नहीं बोल सकता हूँ, कई हज़ारों में मैंने सूचनाएं मांगी है। यहाँ नहीं, हिमाचल, शिमला, दिल्ली, कांगड़ा, पंजाब, जहाँ से भी हमें कोई भ्रष्टाचार की सूचना मिली तो हमने बिल्कुल जिसको बोलते हैं उन्मुक्त भाव से और समाज के अंदर समाज सुधार के लिए हमने उन सूचनाओं का जो है सूचना का अधिकार के नियम का प्रयोग किया है। और इसके अलावा जैसे चंबा के अंदर लाडा के बारे में जो उसको उजागर करना था, LADF का जो पैसा था, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का, जिसको अभी विधानसभा अध्यक्ष माननीय चंबा के पहले हमारे इन लीडर्स में कोई आदमी है जिसने सेंटर में जाके हमारे LADF की मांग को उठाया कि 1.2% जो हमें मिलता है वो साढ़ा 2.2 का चंबा को रखो, क्योंकि 1% 13 में से 1% और आगे फर्दर सरकार ने बोला 10% हम अपने में से देंगे, जो उनको मिलता है 12, तो 1.2% वो 1%, 2.2% चंबा का अगर हक मिलना शुरू हो जाए तो चंबा पिछड़ा रहा है ही नहीं। तो वो पठानिया जी ने पहली बार आवाज़ उठाई है। और आप हैरान होंगे, जब सुरगानी में बिजली कटी थी तो रेणु चड्ढा जी ने उस वक्त आवाज़ उठाई थी, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ खनकी कि मैंने कह रहा है ये बिजली, उसने बोले नहीं हम आपको बिजली के रूप में फ्री पैसा दे रहे हैं, फिर बिजली भी क्यों फ्री दें।
तो जब मैंने सूचना मांगी उस वक्त के ऊर्जा सचिव ने 2006, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 की सूचना में दी, क्योंकि 10 में हमने मांगी थी। तो उन्होंने बताया 6, 7 से पहले रॉयल्टी का प्रावधान नहीं था, 6, 7 के बाद हमें रॉयल्टी मिली है। तो रॉयल्टी में बहरा स्यूल और चुमेरा था उस वक्त। तो उस वक्त उनका जो पैसा कैलकुलेट हुआ उसमें लगभग इतने सालों में हमारा चंबा का 653 करोड़ रुपए बैठता था। उस वक्त देवेश कुमार जी यहाँ पर उपायुक्त थे, हमने उनसे बात की कि जनाब ये चंबा का हमारा पैसा, तो उन्होंने बोला ये हमने आप जाओ लड़ लो, कहीं लड़ना है तो चंबा का पैसा था। जो टोटल जनरेशन था, जितना यहाँ पर पावर से हमें बिजली का दोहन होना था, उसमें 12+1% रॉयल्टी जो है वो हमें केंद्र सरकार देती है। इसमें 1% होता है लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के रूप में, और जो 12% था उसमें से भी 10% सरकार ने हमें देना था, 1.2% वो भी हमें मिलना था। 2.2% चंबा के पास आ जाए तो आप हैरान होंगे, एक अनुमान है। अब तो उस वक्त तो ये था ना मीनू भाई, अब चंबा के अंदर क्या बोलते हैं, बैरास्यूल, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3, लैंको, होली, बजोली और माइक्रो प्रोजेक्ट्स सबका दोहन हो रहा है। अगर इसका एक अनुमान लगाया जाए कि चंबा के जल विद्युत क्षमता का पूर्णता अगर दोहन हो तो चंबा 500 करोड़ रुपया पर ईयर कमाता है, और 2500 करोड़ रुपए 5 सालों में यहाँ पर खर्चना हो तो 500 करोड़ में अपना एम्स बन जाता है, 500 करोड़ में अपना स्टेडियम बनता है, पांगी के लिए अपने चॉपर खरीदे जाते हैं, और आने वाले समय के अंदर हम सुरंग भी अपनी निकाल सकते हैं। हम बोलते हैं मत दो हमें सेंटर से कुछ भी, हम बोलते साडा के इत्थे लड़ रख। ये जो नेता बने हैं ना सारे के सारे, इस चंबा के सारे नेता इसके लिए बोले हमें LADF का पैसा सारा का सारा मिलना चाहिए, जो सरकार की नोटिफिकेशन के अंदर, जो मेरे पास RTI में सूचनाएं पड़ी हैं, तो इसको हमें दो। फिर चंबा पिछड़ा कैसे? जो स्टेट टाइम से ऐसा था, जहाँ पर पावर प्रोजेक्ट कब लगा था अपना, है ना, बॉम्बे के बाद की दूसरी टाइम में भारत में बिजली का पावर प्रोजेक्ट अपना यहाँ था। शाम सिंह नहीं, चंबा के बारे में आपसे कई बार मैं चर्चा कर चुका, चंबा में क्या मिला है, क्या क्या हुआ है। तो आज की डेट में हम भारतवर्ष के टॉप पिछड़े जिलों में क्यों शामिल है? और आप हैरान होंगे हमारी बुद्धिमत्ता की। आप क्या एग्जाम्पल दोगे कि जब चंबा को फर्स्ट प्राइज मिला, फर्स्ट हो, तो फेसबुक पर पवन नैयर जी को मुबारकें देने वालों की अंबार लग गए, मुबारकें हम फर्स्ट आए, फर्स्ट आए। फिर मैंने एक लेख फेसबुक में डाला, मैं लो भाइयों चंबावासियों, आप फर्स्ट किस में आए हैं? आप पिछड़ों में फर्स्ट आए हैं, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज BPL के परिवार में जाने की होड़ लगी, लोग बोलते मैं गरीब देखना चाहता हूँ, मैं अपने घर के बाहर लिखाऊंगा मैं गरीब हूँ। ये देश के लिए एक घातक साइन है। हम आगे की ओर नहीं बढ़ना चाहते, हम पीछे की ओर हटना चाहते हैं। चंबा जिला जब पिछड़ा घोषित हुआ हम बड़े खुश हुए, क्या योजनाएं आएंगी, क्या यहाँ काम मिलेंगे, क्या है अभी तक पार्किंग नहीं है, क्या अभी तक कूड़े का प्रबंधन नहीं है। पिछड़े जिले के लिए क्या योजनाएं हैं सरकार के पास? ये जो DC यहाँ बैठे हुए हैं भाई जी उपयुक्त मुद्दे, इनसे पूछो हेरिटेज शहर को संरक्षित करने के लिए आपके पास क्या योजना है। और एक कूड़े का प्रबंधन आप नहीं कर पाते हैं, एक आप पार्किंग की अभी तक उचित व्यवस्था नहीं कर पाए, एक बेढंगा सा हमारा नीचे क्या बोलते हैं बस स्टैंड बना दिया है। हमारे पास देखो चंबा के लोग हम इतने कोई बेवकूफ़ थोड़ी हैं भाई जी। आंदोलन हमारा चंबा मड़ी अंदर की लिए रखे था, हमारे विचार शून्य हो जाते हैं, हम अंदर आते हैं, प्रोग्रेसिव विचार हमारे क्यों खत्म हो जाते हैं? बाहर जाके हम बड़े अच्छा काम करते हैं। जी जी, देखिए बिल्कुल आपने चंबा के बारे में बहुत अच्छी बातें की, जो लाडा के बारे में बात की, चंबा के डेवलपमेंट के बारे में बात की। थोड़ा एक बार फिर RTI की तरफ वापस आते हैं। बहुत से लोग जैसे RTI मांगते हैं, और जो ऑफिस में जो लोग होते हैं वो काफ़ी समय अपना उसमें निकाल कर उसकी जानकारी उनको देते हैं, लेकिन अंत में फिर वही ढाक के 3 पात, ना तो उस अधिकारी उस बंदे पे कोई एक्शन होता है, और ना ही उस RTI वाले को पूछते हैं कि भाई तूने RTI निकाली थी, तेरा क्या हुआ इस बीच। होता पता क्या है, कई बार समय बहुत बर्बाद होता है। और मैं बताता हूँ, कई बार हमने भी सूचनाएं मांगी है ना, तो मैं इस मामले में ये नहीं बोलता हूँ, जैसे माना मेरी सूचना के अंदर कोई करप्शन हुई है, माना तो मैं एक सोशल प्राणी हूँ, है ना, तो MG मेरे पास आ गए कि भाई ये छोटी सी बात है, सारी जगह ऐसा हो रहा है, तो आपने सूचना मांग ली, आप अखबारों में दे देंगे, छोड़ो रहे, मेरा चाचा है। स्वाभाविक तौर पर मैं समाज में रहने वाला आदमी हूँ, तो हमें कई बार ये डिसीजन वापस लेने पड़ते हैं। तो ऐसे ही एक सूचना थी कोई, तो उसमें मेरे कुछ रिश्तेदार इन्वॉल्व हो गए। तो चंबा में हमारे बुद्धिजीवी लोगों के बीच में चर्चा होती थी, तो एक दिन एक बुद्धिजीवी मिले, स्वामी कितना खाई लिया? बोले क्या हुआ जी? बोला वो सूचना मांगी यार, अखबारों में बढ़ा दिया, उसके बाद आप चुप ही हो गए। यही वजह है कि आप पे कई बार इल्ज़ाम लगते हैं कि आप RTI के आड़ में ऐसा। तो मैंने बोला देखो जी, सबसे बड़ी बात है, मैं चुप हो गया, आप मत हो चुप,
आप मांग लो सूचना। वो नहीं है, वो लाला मेरा दोस्त है। मैंने आपका दोस्त हो सकता है तो हमारा नहीं हो सकता है। देखो एक सिंपल सी बात है, तो आप मांग लो। अगर मैं भ्रष्टाचारी हूँ तो आप मांग लो एमजी, आप मांग लो। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? सूचना, भ्रष्टाचार तो नहीं छुप जाएगा मेरी सूचना ना मांगने से, दूसरा आदमी उसका यूज़ कर सकता है। और दूसरी बात क्या होती है, एक दिन क्या हुआ, चड़ी पंचायत से एक आदमी मेरे पास यहाँ आया, यहाँ मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, तो एक बोरी ले आया भर के। बोले जी मैंने चड़ी की सूचना ली, लो आपने कार्यालय खोला है, मेरी सूचना है। मैंने ली किसकी? बोले पूरी पंचायत की, पिछले 5 साल के कार्य सारे मांग लिए। बोले, मैंने कहा और मैंने कहा तुमने पैसे इतने सारे? बोले बीपीएल से हूँ मैं, बोरू भर के लाया वो पूरा। मैंने उसको बोला भाई इसका यूज नहीं, प्रधान के साथ मेरी बने, उसको मैंने डंडा देना था। अब होता क्या है कि इस तरीके से हमारा जो ये कानून है, सूचना का अधिकार जो कानून है ना, इसमें जो नीडफुल आदमी है, जो ज़रूरतमंद आदमी है ना, वो भी संदेह के घेरे में आ जाता है ऐसे नकम्मे आदमियों की सूचना मांगने। फिर मैं उनसे पूछा, चल तूने सूचना मांग ली, तेरे को कहीं भ्रष्टाचार नजर भी आ गया, इसके बाद तू क्या करेगा? वही मेरा सवाल था, वही मेरा सवाल था। इसके बाद तू क्या करेगा? अगली सूचना क्या रहेगी? होता क्या है भाई जी, कई कानून ऐसे हैं जिसके अंदर लोग अपने अधिकारों को किस तरीके से उठाते हैं। एक फिल्म थी मैंने देखी है, उस फिल्म में क्या होता है कि एक आदमी को कुआं बनने के लिए आता है फिल्म में। अब कुएं में एक नियम था, सरकार के जो ब्लॉक दफ्तर उसमें नियम था, जैसे माना आपको 1 लाख रुपये आया तो उसमें बंदर बांट थी। उसने बोला मैंने कुआं बनाना, मेरे को कौन कागज है, मस्टोल इशू करो। बोले यार तू क्या बात कर रहा है, जब फलां दुकान के पास जाओ, इतने पैसे लेंगे, वहाँ पर कुआं बनाते हो की फ़ोटो भी आ जाएगी, वो लोकेशन भी बता देंगे, लोकेशन भी वहाँ की, सब कुछ कर दिया उसने, बना दिया। उसने बोला कितने पैसे? इतने पैसे। दफ्तर वालों ने बोला इतने पैसे। करते 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 जी वो 1 लाख रुपए का काम जो था उस आदमी के हाथ में 20,000 रुपये दिया और बोले तेरा कुआं तैयार है, कागज़ तैयार, फुल मोहरें लग गई, सरकारी कागज़ सारे तैयार हो गए। अब सूचना का अधिकार में तो सरकारी कागज़ दिए जाएंगे। अब उस आदमी ने देखा कि मेरा कुआं तो यहाँ है ही नहीं, बना ही नहीं, और 20,000 उसके हाथ में है, कुआं कहाँ है? अब वो गया अधिकारियों के पास, जनाब मेरा कुआं नहीं है। अधिकारियों ने बोले कुआं, उन्होंने कागज़ भेज दिए, जनाब ये फ़ोटो करते हुए मजदूर काम करते हुए यहाँ मजदूर फलानी इंक्वायरी गठित होगी। इंक्वायरी आई, कागज़ देख के सारे कंप्लीट। मौके पर गए कुएं पर, बोले कहाँ कुआं? नेता भी आए हुए हैं, बोले ये कुआं, और नेता उछल के बाहर आता है, मैं डूब ना जाऊँ, वहाँ ज़मीन ही ज़मीन है, पर उसकी सारी फ़ोटो छपी हुई है। फिर एक आदमी जो बोलते हैं इस सूचना के अधिकार से आगे क्या है, वो पहुंच जाता है उस आदमी के पास, जनाब बोले मेरे ऐसे ऐसे पैसे आए थे, और ये सरकारी अधिकारी सारे बोलते हैं कुआं बना, पर मेरा कुआं है ही नहीं। बोले चल मेरे साथ। हो गया और कोर्ट में जाके या पुलिस में जाके उसने कंप्लेंट दर्ज कर दी, मेरा कुआं चोरी हो गया। अब कुआं चोरी हो गया, बोले अधिकारियों को कहाँ कुआं? उसने सारे कागज रख दिए, जनाब ये कुआं था, इस जगह बना हुआ था, देखो कागज तो सारे बोल रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं और अधिकारी भी मान रहे हैं, इसकी पेमेंट भी हुई है इस चेक के माध्यम से, ये सारा कुआं बन चुका है। वो बोलते कुआं है कहाँ? बोले चोरी हो गया। अवेयरनेस ऐसी आई, जो करप्ट अधिकारी थे और रातों रात अपनी नौकरी को बचाने के लिए वहाँ पर फटाफट जेसीबी एलएनटी लेके पहुँचते हैं, और उस गांव में जितने कुएं गायब हुए थे, जो चोरी हुए थे, वो सारे के सारे दोबारा से उभर आते हैं। तो ऐसा है कि आरटीआई के अंदर जब हम सूचना मांगते हैं और हमें पता लगता है यहाँ पर बड़ा सचमुच बड़ा गहरा भ्रष्टाचार हुआ है। अब जैसे मैंने जंगल के लिए, माणी के लिए एक सूचना मांगी, और उसके तहत नहीं, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई, हमने आवाज़ उठाई, एसआईटी गठन कर दी। अब एसआईटी गठन का मतलब क्या होता है कि सरकार का मुख्यमंत्री फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, विभाग ने खाना पूर्ति करनी, लिपा पोती करनी है, एसआईटी ने क्या रिपोर्ट दी, पब्लिक में वो आई नहीं, और 250 पेड़ वो वैसे के वैसे अंदर छुप गए। अब इसके अंदर आरटीआई कार्यकर्ता क्या करे? को फिर मांग करे, या तो कोर्ट में जाए, उसके पास पैसा है, कोर्ट में जाए और इन 250 पेड़ों के कत्ल के लिए बेचारा रोए। यहाँ कंजर्वेटर से लेकर डीएफओ से लेकर अधिकारी ऊपर कौशल जी थे, डीआर कौशल तक, वहाँ तक जो यहाँ इंक्वायरी टीम बना के आए, वो सारे के सारे मिल गए अपने डिपार्टमेंट को बचाने के लिए। डिपार्टमेंट बचाया इन्होंने, परंतु अब एक जो आम कार्यकर्ता, उसके हाथ में अधिकार, उसके हाथ में एक ही अधिकार है, न्यायालय। ग्रीन फिलिंग के लिए आप ट्रिब्यूनल में जाओ, तो उसका हमें पता होना चाहिए इससे अगला स्टेप क्या। अगर मेरे पास यहाँ पता लगता है यहाँ भ्रष्टाचार हुआ और इसको दबाने की कोशिश की जा रही है, 4 चोर मिल गए हैं, तो उसके बाद मैं पुलिस का, कानून का सहारा लेता हूँ। कहाँ पर मैं जाऊँगा, एफआईआर कैसे दर्ज कराऊँगा, और एफआईआर वाले भी अगर मेरा साथ नहीं दे रहे हैं तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई है। अगर मेरे को डीसी नहीं करते, करो डीओपीटी में इनकी कंप्लेंट। अगर आपका पत्रकार आपका गलत साथ दे रहा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखो उनके बारे में। अगर कोई ब्लैक, देखो 2 चीज़ें आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकारों के ऊपर, एक इल्ज़ाम लगना बड़ा स्वाभाविक है, ब्लैकमेलर है, ये लगेगा, परंतु याद रखना जब आपकी लगन सच्ची है ना, आप काम करते जाओ
और इसमें ये भी दो राय नहीं है, हो सकता है कुछ लोग ऐसा करते भी होंगे, और जो करते हैं उनको भी सह वो देते हैं जो खुद गलत हुए पड़े अधिकारी, तो अपने कामों को दबाने के, मैं बोलता हूं एक बार उस काम के लिए अपना हर्जाना भुगत लो, आपने गलत किया है तो 10 कार्यकर्ताओं से ब्लैकमेल मत हो। क्यों होना ब्लैकमेल आपने, अगर ब्लैक नहीं किया तो अगर ये इल्जाम लगना आरटीआई कार्यकर्ता के ऊपर या पत्रकारों के ऊपर, ये स्वाभाविक है, परंतु जो उद्देश्य नेक लेके चला है, जिसने काम अच्छा करना है, उसको काम करते रहना चाहिए। देखो मेरे ऊपर तो क्या क्या इल्जाम नहीं लगे दोस्तों, चंपक कांड से लेकर कोई ठप्पे लगा दिए, किसी वशीकरण का लगा दिया, शराब का लगा दिया, फलाने का लगा दिया, परंतु जैसा मैं हूँ मैं जानता हूँ, ठीक है। इसलिए बुल्ले शाह ने बोला ना कि तू अपनी निवेड़ तैनू औरां नाल की, बुल्ले गठड़ी संभाल तैनू चोरां नाल की लेना चोरा दे भाई। बाकी जो है ना, आपने आज मौका दिया है मेरे को अपनी बात को रखने का, और मैं आज फिर भी आपको आश्वस्त करता हूं, जो भी लोग इस आरटीआई के कानून के साथ जुड़े हैं, जो सभ्य और अच्छे तरीके से इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने अधिकार के रूप में हथियार दिया है। आप इसका यूज़ करिए, और जो आदमी आपको लगता है ये ब्लैकमेल कर रहा है आरटीआई के नाम पर, उसको नंगा कीजिए, उसकी फ़ोन रिकॉर्डिंग कीजिए, उसकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग आएगी, पैसा मांगता है, क्यों आपसे मांगा जा रहा है, और उसको उजागर करिए। और जितना ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आप चैट करिए उसके साथ, उसको ट्रैप करिए, और इस तरीके से उसके काले कारनामे बाहर निकलेंगे। थोड़ा सा आप अपना ध्यान ले जाओ। आपने सुना, ये थे स्वामी भुवनेश्वर शर्मा, जिन्होंने आरटीआई के बारे में बड़े विस्तार पूर्वक हमें जानकारी दी, क्योंकि ये 2005 में जो कानून बना था, सूचना का अधिकार जो कानून सरकार ने बनाया था, इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो सरकार ने जो ये पहल की थी, उसके बाद भ्रष्टाचार पर भी काफ़ी लगाम लगी है, और जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी जी एक बात और बोल दूँ आपको, 2005 के बाद चंबा में फर्स्ट कार्यालय आरटीआई को लेकर मैंने खोला था। आरटीआई का कोई कार्यालय नहीं था। जो आज ये कार्यकर्ता उछल रहे हैं ना, जो हमें गलत बोल रहे हैं, इन बंदों को अभी तक आरटीआई के बारे में पता ही नहीं था। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं जानकार हूँ। आजकल मैं बड़ी कम आरटीआई लेता हूँ, बड़ा कोई ऐसी आ जाए तब आ जाते हैं, क्योंकि फिर जब इतना करने के बाद लोगों से सुनना पड़ता है तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं किसी व्यक्ति को दंड देने वाला होता कौन हूँ, क्यों परमात्मा देखेगा। तो जो सरकार ने जो कानून बनाया था उसका बिल्कुल फ़ायदा हुआ है, भ्रष्टाचार पर भी काफ़ी लगाम लगी है। और स्वामी भुवनेश्वर शर्मा जी पर जो इल्ज़ाम लगते थे, हमारा मकसद था उन इल्ज़ामों को इनके ही मुंह से जानना था कि जो इल्ज़ाम लग रहे हैं आखिर क्यों लग रहे हैं। और भी बहुत से आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उन पर भी इल्ज़ाम लगते हैं, आरटीआई के लेने के पीछे क्या मकसद रहता है। तकसीम से विस्तार से इन्होंने उसके बारे में हमें बताया, और आप लोग इस कार्यक्रम को देखें और आप भी इसे निचोड़ निकालें कि ये जो बात कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अगली बार इन्हीं से दोबारा फिर मुलाकात करेंगे किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।